हेलो हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सरसुंदरम आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पर। हम लोग मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित होने वाली एफएसओ परीक्षा की प्रिपरेशन कर रहे हैं और पेपर सेकंड की आज ये 10वीं क्लास है यूट्यूब पर। आज 10वीं क्लास एक पूरा टॉपिक पूरा होगा जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ फूड, भोज पदार्थों के घटक पढ़ रहे हैं। और भोज पदार्थों के घटक में कल तक की क्लास में हम लोगों ने देखा था भोज पदार्थों के घटक में कार्बोहाइड्रेट, ठीक, कार्बोहाइड्रेट की संरचना, कार्बोहाइड्रेट के कार्य प्रकार। तो अभी हम लोगों ने केवल कार्बोहाइड्रेट की परिभाषा, टाइप्स देखा था और अभी संरचना देख रहे हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर की जब बात की जाएगी किसी भी भोज पदार्थ तो यह पढ़ा जाएगा कि वो बना किससे होता है। तो हमने पढ़ा था एक तो हमारा मोनोसैकराइड होता है, मोनोसैकराइड। तो मोनोसैकराइड जो होते हैं वो सिंपल शुगर होते हैं, ठीक। मोनोसैकराइड में दो प्रकार के बॉन्डिंग पाई जाती है। एक बॉन्ड होता है CHO बॉन्ड, क्या होता है, CHO बॉन्ड। जब वो मोनोसैकराइड CHO बॉन्ड के होते हैं तो उसको एल्डोज बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, एल्डोज। एल्डिहाइड ग्रुप है CHO, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, एल्डोज। तो जनरली सभी शुगर क्या होते हैं, एल्डोज ही होते हैं, ठीक है। लेकिन जब कभी उसमें कार्बन के साथ डबल बॉन्डिंग के साथ इस प्रकार का बॉन्डिंग पाया जाता है तो उसको कीटोज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कीटोज। तो ये कौन सा ग्रुप को प्रेजेंट करता है, ये कीटो ग्रुप को प्रेजेंट करता है, कीटोन ग्रुप को प्रेजेंट करता है। तो इसीलिए इसको ओज मतलब शुर्करा और कीटोन ग्रुप को प्रदर्शित करता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, कीटोज शुर्करा बोलते हैं। तो जब आपसे कभी पूछा जाए कि एल्डोज और कीटोज किसके प्रकार हैं तो ये किसके प्रकार कहलाएंगे, ये कहलाएंगे मोनोसैकराइड के प्रकार कहलाएंगे। किसके प्रकार कहलाएंगे, मोनोसैकराइड के प्रकार कहलाएंगे। तो जनरली देखा जाए तो जो एल्डोज होते हैं वो निश्चित स्ट्रक्चर वाले होते हैं, लेकिन कीटोज का स्ट्रक्चर इधर उधर भी हो सकता है, ठीक है। कीटोज का स्ट्रक्चर इधर उधर हो सकता है। यदि हम लोग एल्डोज की बात करें तो सबसे सरल इसमें जो उदाहरण हम लोग को मिल जाएगा वो क्या मिल जाएगा, ग्लूकोज मिल जाएगा। तो ग्लूकोज क्या हो गया, एल्डोज हो गया। इसके अलावा हमारा जो ग्लिसरल्डिहाइड है वो भी क्या हो गया, एल्डोज प्रवृत्ति का ही होता है ना। और राइबोज क्या हो गया, एल्डोज हो गया। तो कुछ एग्जाम्पल यदि आपको एल्डोज के देना हो तो क्या दे सकते हैं, ये लिखा है ग्लिसरल्डिहाइड, राइबोज और ग्लूकोज। ये तीनों एग्जाम्पल किसके हैं, ये तीनों एग्जाम्पल हैं एल्डोज के। किसके उदाहरण है ये, एल्डोज के उदाहरण है, ठीक है। तो यदि हम लोग कीटोज की बात करें तो मुख्य रूप से राइबुलोज और फ्रक्टोज। तो राइबुलोज और फ्रक्टोज, फ्रक्टोज किसका उदाहरण होता है, फ्रक्टोज में कीटोन ग्रुप पाया जाता है। और राइबुलोज कौन सा, राइबुलोज। ये दो एग्जाम्पल आपको, तो परीक्षा में प्रश्न क्या हो सकता है, परीक्षा में प्रश्न हो सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एग्जाम्पल कीटोन ग्रुप में आता है, कौन सा एग्जाम्पल जो है वो एल्डोज ग्रुप में आता है, ठीक है। तो कीटोज, अब जैसे देखिए जनरली जब फूड को प्रोसेस्ड किया जाता है, प्रोसेस्ड फूड होता है, तो प्रोसेस्ड फूड में क्या हो जाता है, कीटोन ग्रुप पाया जाता है, कीटोज ग्रुप पाया जाता है। तो जैसे जूस बनाए या राइबोलोज बनाए या कोई फ्रूट जूस बनाए, प्रोसेस्ड हुआ तो वो एल्डोज से किस में कन्वर्ट हो जाता है, कीटोज में। पाचन जल्दी किसका होगा, एल्डोज का जल्दी पाचन होगा, सरल है, ठीक है। हाँ, तो एल्डोज टू कीटोन ये चेंजिंग होती है प्रोसेसिंग के माध्यम से। तो जब कभी फूड प्रोसेसिंग में ग्लूकोज का प्रोसेसिंग होगा तो वो एल्डोज टू किस में होगा, कीटोज में होगा, ठीक है। तो फूड प्रोसेसिंग में ये क्रम भी रहता है, ध्यान देने वाली बात है। दूसरा आपको ये ध्यान देने वाली बात है कि जो आपसे पूछा जाए कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज में क्या अंतर है, तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज में एक तो कीटोनिक ग्रुप का अंतर है, इनका जो ग्रुप पाया जाता है उस ग्रुप का ही अंतर है, ठीक है, बन जाएगा, क्लियर है। तो इसमें एक चीज़ आप स्ट्रक्चर देख लेते हैं, ये एल्डोज का स्ट्रक्चर है जिसमें हम लोग यहाँ पे ग्लिसरल्डिहाइड दिखाया है, और ये कीटोज का एग्जांपल है जिसमें डाईहाइड्रोक्सिक एसीटोन, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन हमारा यही है क्या, फ्रक्टोज, उसका वैज्ञानिक नाम है। देखिए देखिए ये 1 2 3 3 कार्बन वाला है। जब कभी 1 2 3 3 कार्बन का कोई ग्लूकोज होता है तो उसको ट्राइओज बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ट्राइओज। तो ट्राइओज ऐसे यदि कभी नाम आए तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये सब ग्लूकोज के ही एग्जाम्पल हैं, ठीक है। तो जब हमारा 3 कार्बन वाला कोई एल्डोज होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्राइओज बोलेंगे, ठीक है। तो ट्राइओज का यहाँ पर एक चित्र बना हुआ है, वो आप लोग देखें।
ट्रायोज का एक चित्र बना हुआ किसका, ग्लिसरॉल्डिहाइड का। ग्लिसरॉल्डिहाइड में कितने कार्बन, 3 कार्बन। 3 कार्बन के साथ यहाँ पर देखिए 1 2 3 कार्बन जुड़ा है, और आपका ये चूंकि एल्डोज का एग्जाम्पल है तो यहाँ पे आप देखेंगे ये कार्बन के साथ, 3 कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन होंगे इसमें देखिए, इसमें C3H6O3। तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, ट्रायोज का फार्मूला हो जाएगा C3H6O6, है ना। तो ये एल्डोज कहलाएगा। फिर इसके अलावा देखिए पेंटोज, जब कार्बन की मात्रा, कार्बन की संख्या किसी भी शर्करा में 5 हो तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, पेंटोज। तो राइबोज किसका उदाहरण हो गया, राइबोज हो गया किसका उदाहरण, एल्डिहाइड, एल्डोज का उदाहरण हो गया। ग्लूकोज किसका उदाहरण हो गया, हेक्सोज शुगर में, तो हेक्सोज शुगर भी एल्डोज का उदाहरण हो गया। और यहाँ पे गैलेक्टोज, तो गैलेक्टोज में भी किसका एग्जाम्पल हो गया, एल्डोज का। और यहाँ पर यदि हम लोग कीटोज का देखें तो कीटोज का तो डाई हाइड्रो ऑक्सी एसीटोन, ड्राई हाइड्रोक्सी एसीटोन पढ़ेंगे इसको, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन। तो ये कीटोजस का एग्जाम्पल हो गया। तो ये एक प्रकार की, ये भी ट्रायोज है, 3 कार्बन है, ये भी एक ट्रायोज है, लेकिन ये कैसा है, ये कीटोनिक ग्रुप है। कीटोनिक ग्रुप होने के लिए जरूरी है कि इसमें CO ग्रुप मध्य में पाया जाएगा, बीच में पाया जाएगा। जैसे यहाँ पे CO ग्रुप है, आप देखो तो वो शुरू में है, तो वो CO ग्रुप नहीं है, वो CHO ग्रुप ही बना रहा है। जैसे ये CHO ग्रुप से बना हुआ है, लेकिन ये यदि देखा जाए तो इसका मूल बॉन्डिंग क्या है, C के साथ डबल बॉन्डिंग के साथ बीच में इसकी स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। तो यदि हम लोग देखें तो एल्डोज और कीटोज के बीच स्ट्रक्चरल अंतर है। कैसा अंतर है, इनके किस अंतर में, किस स्ट्रक्चर में, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में अंतर होता है। किसमें, तो आणविक संरचना में अंतर होते हैं। किस संरचना में, आणविक। ये सब परीक्षा में प्रश्न हो सकते हैं, आणविक संरचना में अंतर पाया जाता है। फिर देखिए ये है फ्रक्टोज, तो आप देखेंगे डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन, राइबुलोज और फ्रक्टोज, इनके आणविक संरचना में अंतर देखने को मिलता है। तो डिफरेंस बिटवीन एल्डोज एंड कीटोज क्लियर हो गया। और दूसरा आपको यहाँ पे क्या क्लियर हो गया, ट्रायोज, पेंटोज और हेक्सोज ये एग्जाम्पल हैं एल्डोज के, ठीक है। और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन, राइबुलोज और फ्रक्टोज ये एग्जाम्पल है किसके, कीटोज के। और ये इसकी संरचना हो गई। संरचना में क्या अंतर देखने को मिल रहा है, संरचना में आपको जो अंतर देखने को मिल रहा है वो C की बॉन्डिंग O के साथ, किसके साथ, C की बॉन्डिंग O के साथ। अब देखो इससे थोड़ा सा और समझिए, जब कीटोनिक ग्रुप होगा तो डबल बॉन्ड लेगा, CO डबल बॉन्ड लेगा, इसको हम लोग कीटोनिक बॉन्ड बोलेंगे, क्लियर। अब इस C से कोई C ही जुड़ेगा, H नहीं जुड़ेगा, क्लियर। जैसे देखो यहाँ C से ये C ही जुड़ेगा, ये C ही जुड़ेगा, लेकिन जब इसमें अंतर देखेंगे तो ये भी तो कीटोनिक बॉन्ड हो सकता था ना, लेकिन ये CH हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इधर देखो भाई, CH हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये तो CHO ना हो गया, तो ये क्या, कौन सा बॉन्ड हो गया यहाँ, CHO, क्लियर। तो यहाँ पर देखा जाए तो ये CHO की बॉन्डिंग पाई जा रही है, CHO की बॉन्डिंग पाई जा रही है, CHO की बॉन्डिंग पाई जा रही है, CHO की बॉन्डिंग पाई जा रही है। जबकि आप यहाँ पर देखोगे तो किसकी बॉन्डिंग है, ये CO की बॉन्डिंग है, CO की बॉन्डिंग है, और ये CO ग्रुप है। यही अंतर होता है एल्डोज एंड कीटोज में। बन जाएगा बस। तो आपसे परीक्षा में क्या प्रश्न पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण जो है कीटोज का है, कौन सा उदाहरण जो है तो एल्डोज का है, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर आपसे पूछा जा सकता है। रिड्यूसिंग शुगर का मतलब होता है कि प्रोसेस्ड शुगर जो होगी तो वो ये वाली होती है आपकी कीटोज शुगर, ठीक है, रिड्यूसिंग शुगर होती है, ठीक है। हाँ, अब आते हैं थोड़ा सा डाइसैक्राइड पे देखते हैं, ये बन जाएगा। हाँ, इसके पहले वाले स्ट्रक्चर में हमने ये बताया था आपको कि ये एग्जाम्पल में इस प्रकार से इनका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इस प्रकार से स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल जाएगा। ये साइक्लिक भी हो सकता है। साइक्लिक होने के लिए क्या जरूरी है, साइक्लिक होने के लिए जरूरी है कि एक सी दूसरे O के माध्यम से जुड़ जाएगा। ये वाला C इस O से जुड़ जाएगा और इसकी डबल बॉन्डिंग यहाँ से समाप्त हो जाएगी और ये H समाप्त हो जाएगा, ठीक है। हाँ, तो देखो जब हम लोग डाइसैक्राइड की बात करते हैं, डाइसैक्राइड कल हालांकि थोड़ा सा पढ़े थे, थोड़ा और स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं।
डाइसैकेराइड होने के लिए क्या जरूरी है? डाइसैकेराइड होने के लिए जरूरी है दो ग्लूकोज का जुड़ना। तो ग्लूकोज फर्स्ट एंड प्लस ग्लूकोज सेकंड, ये दो ग्लूकोज जुड़ेंगे। या ऐसा भी हो सकता है कि एक ग्लूकोज प्लस एक फ्रक्टोज भी जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो जब दो ग्लूकोज जुड़ते हैं तो उसको लोग क्या बोलते हैं? डाइसैकेराइड बोलते हैं। एक ग्लूकोज एक फ्रक्टोज जुड़ेगा तो भी क्या कहलाएगा? डाइसैकेराइड कहलाएगा। इसका मतलब एक ग्लैक्टोज एक ग्लूकोज भी जुड़ेगा तो क्या होगा? लेकिन हाँ, दोनों का सिंपल होना जरूरी है, दोनों का सिंपल होना जरूरी है। अर्थात जब कह सकते हैं कि जब टू सिंपल ग्लूकोज अर्थात दो साधारण या मोनोसैकेराइड है ना, सिंपल अर्थ अर्थात मोनोसैक, जब दो मोनोसैक मिल करके एक ग्लूकोज अणु बनाते हैं तो उसको हम लोग क्या कह देते हैं? उसको हम लोग बोल देते हैं डाइसैकेराइड बोल देते हैं। इसके लिए ज़रूरी ये होगा कि उसको डिहाइड्रेट किया जाए, अर्थात तो उससे हमें जल की मात्रा निकालना पड़ेगा, एक OH ग्रुप निकालना पड़ेगा, तब जा करके डाइसैकेराइड बनेंगे। तो देखो, जैसे मान लेते हैं कि हम लोगों ने कल देखा था स्ट्रक्चर में, ग्लूकोज के साधारण स्ट्रक्चर में, कि ये एक O हो गया, ये C हो गया, ये C हो गया, एक C हो गया, एक C हो गया, 1 2 3 4, ठीक है। ये अब इन सब में मान लो पूरा है, बैलेंस्ड है, ठीक है, बैलेंस्ड है। ये यदि हम लोग देखें, आधा आ रहा है, दीपक को बुलाइए, दीजिए मुझे। तो बताना चाहिए भाई। एक सेकंड, रिमोट कहाँ गया? एक मिनट। नहीं नहीं, बुलाइए दीपक को। एक मिनट वेट करेंगे आप लोग। अरे यार, क्लास आधी कट रही है उधर की, देखो उसको इस तरह से आ रहा है। ये इनमें से कोई रिमोट नहीं है, जल्दी लेके आओ। तब तक होके जारी रखते हैं, सुधर जाएगा जल्दी।
ठीक चल रहा है, लेकिन ये थोड़ा कट रहा है, इसका विजन सही नहीं आ रहा है, देखो ना इस तरह से कट रहा है ये। वो लाइन से सही करो उसको, लाइन के अंदर रखो। दिखाओ मुझे रिमोट, ये लाइन ना इधर से इसको सेट करके यहाँ ले आओ। हाँ, अब इसकी पूरी सेटिंग करो, ये पूरा फुल आना चाहिए, इधर करो। नहीं नहीं, उल्टा कर रहे हो, हाँ हाँ, थोड़ा हो, बस अब ठीक है। हाँ ठीक हो गया, चलो। ये थोड़ा सा चेक कर लिया करो एक बार देख करके, किसी का भी वीडियो चलाओ, लाइव बोलना पड़ रहा है तुमको, लो। हाँ, कहीं का भी हो, क्लास लगाने के बाद एक बार साउंड, विज़न, क्लियरिटी देख लिया करो, ठीक है। देखिए, यदि हम लोग अब क्या करना है, अब हम लोग को ये 2 ग्लूकोज हो गए, देखो भाई इधर, ये 2 ग्लूकोज हो गए, एक ये हो गया, ये एक हो गया, हेक्सोज हो गए। अब दोनों को जोड़ना है तो जुड़ेंगे किसके माध्यम से, दोनों अपने अपने ओ के माध्यम से। ठीक है, दिखाइए। अच्छा, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, कोई बात नहीं, फिर क्लास के बाद बनवाते हैं। पकड़िए, क्लास के बाद करते हैं, पहले क्लास करें, जैसा है वैसे करें, ठीक। तो देखो, ये ग्लूकोज है, ये क्या है, एक फ्रक्टोज है, ये आपस में जुड़ेंगे तो ऐसे जुड़ेंगे, ये अपना H खोएगा और ये अपना H खोएगा, ठीक है। दोनों यहाँ पे COC ये वाले बॉन्ड बना करके आपस में जुड़ जाएंगे, तो ये क्या बन जाएगा, एक डाइसैक्राइड बन जाएगा, डाइसैक्राइड बन जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से देखा जाए तो गैलेक्टोज और ग्लूकोज आपस में मिल सकते हैं, माल्टोज और सुक्रोज मिल सकते हैं, ठीक है। तो डाइसैक्राइड का स्ट्रक्चर 2 प्रकार के ग्लूकोजों से मिलकर 2 प्रकार के ग्लूकोज से मिलेंगे, 2 प्रकार के नहीं, 2 सिंपल ग्लूकोज मिलकर के बनेंगे, ठीक है, बन जाएगा। तो आपसे पूछे सुक्रोज किससे मिलके बनता है, मान लीजिए ऐसे प्रश्न पूछ सकता है ना कि सुक्रोज किससे, क्या क्या सुक्रोज किससे मिलके बनता है, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, बहुत बढ़िया। तो सुक्रोज जब बनेगा तो इसमें एक ग्लूकोज का अणु और एक फ्रक्टोज का अणु मिल जाएगा, ठीक है। तो ये पहला हो गया आपका डाइसैक्राइड में। दूसरा डाइसैक्राइड क्या है, लैक्टोज। तो लैक्टोज किससे मिलके बनता है, बहुत बढ़िया, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज के साथ मिलकर बनता है, ठीक है। तो इसमें आपका ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज आ जाएगा, ठीक है, ये डाइसैक्राइड होंगे। तीसरा एक आपका माल्टोज भी डाइसैक्राइड है, तो माल्टोज किससे मिलकर बनता है, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, ठीक है। तो ये ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, हाँ, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से मिलकर बनेगा, ठीक है। हाँ, तो जब आप स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, जब आप प्रकार पढ़ते हैं डाइसैक्राइड के, तो आपसे इसी प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं FSO के एग्जाम में, क्लियर है। अब देखो, यदि आपसे मोनोसैक्राइड पूछेगा तो समझ जाएंगे कि क्या पूछ रहा है, किसके बारे में पूछ रहा है, या तो आपसे ग्लूकोज के बारे में पूछ रहा है, या तो आपसे फ्रक्टोज के बारे में पूछ रहा है, या तो गैलेक्टोज के बारे में पूछ रहा है, सिंपल शुगर के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग ओलिगोसैक्राइड पढ़ लेते हैं। ओलिगोसैक्राइड क्या होते हैं, टर्म क्या होगा ओलिगोसैक्राइड का,
हाँ, इसमें 3 से 10 तक सिंपल शुगर होंगे तो उसको हम लोग क्या कह सकते हैं, ओलिगोसैकेराइड। तो क्या ओलिगोसैकेराइड पॉलीसैकेराइड होते हैं? तो फिर पॉलीसैकेराइड क्या होते हैं? हाँ बिल्कुल। तो पॉलीसैकेराइड का मतलब बहुत सारे सैकेराइड एक साथ मिले हों। तो जनरली ये पॉलीसैकेराइड की अपेक्षाकृत ज़्यादा सरल होते हैं, जबकि यदि हम लोग पॉलीसैकेराइड को देखें तो ये जटिल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जिसमें 10 से ज़्यादा क्या होते हैं, शुगर्स होते हैं। तो ये शुगर्स एल्डोज फॉर्म में या कीटोज फॉर्म में, दोनों ही फॉर्म में जुड़ते जाते हैं आपस में, ठीक है। इतने दूर तक एफएसओ का एग्जाम नहीं जाएगा कि आपसे पूरा यही पूछे, लेकिन जब आपसे पूछे कि 2 तक तो डाइसैकेराइड, 3 से 10 तक तो ओलिगोसैकेराइड और 10 से ज़्यादा तो पॉलीसैकेराइड, ठीक है, बन जाएगा। हाँ, पॉलीसैकेराइड पचाने के लिए इंसान को क्या, जैसे मान लीजिए कि किसी ने पॉलीसैकेराइड ज़्यादा कंजप्शन किया है तो उसको पचाने के लिए क्या चाहिए ज़्यादा, एमाइलोज। बहुत बढ़िया, ठीक है, जो कि ग्लूकोज पचाने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, एमाइलोज चाहिए होगा, ठीक है, बन जाएगा। ठीक है, तो ग्लूकोज समाप्त करें। ग्लूकोज में और तो कुछ ऐसा पढ़ने के लिए नहीं है, इतना डीप में जाएगा नहीं, सिंपल इंट्रोडक्शन तक ही रहेगा, ठीक है। तो अब आइए हम लोग दूसरा फ्रूट कॉन्स्टिट्यूएंट पढ़ते हैं, प्रोटीन। प्रोटीन के बारे में पढ़ते हैं। कार्य, हाँ रुक जाओ, कार्य की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, कार्य बचा है ना, कार्बोहाइड्रेट के कार्य, सारे कार्य पढ़ना पड़ेगा, 1-2 कार्य से काम नहीं चलेगा। तो जैसे एक काम तो हम लोग जानते हैं, बेसिक काम जो है वो क्या है, एनर्जी देना। एनर्जी देने के अलावा भी कुछ काम करता है कि सिर्फ एनर्जी देना काम है इसका? एनर्जी स्टोर करना, स्टोर होता है, करता नहीं है ये, मतलब ये एनर्जी के रूप में स्टोर होता है, ना कि ये एनर्जी देता है, ठीक है। देने का काम, सॉरी, देने का काम तो इसका है, लेकिन स्टोर करने का काम इसका नहीं, स्टोर होता है ये, ठीक है। तो हम लोग कुछ इसके फंक्शन देख लेते हैं। तो पहला काम हो गया एनर्जी प्रोडक्शन। क्या काम हो गया, एनर्जी प्रोडक्शन। एनर्जी ये किस फॉर्म में प्रोडक्ट करता है शरीर में, इसके लिए हमको पढ़ना पड़ेगा अपने शरीर के साइकिल्स, ठीक है। तो जनरली इसकी एनर्जी हमें इंस्टेंट मिलती है, हम उसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन एनर्जी सेविंग दूसरा काम, मतलब जो हम लोग कह सकते हैं एनर्जी सेविंग, ठीक है। तो एनर्जी सेविंग किस फॉर्म में होती है और कहाँ होती है, टिश्यू में होती है। हाँ, एक लाइव जुड़े हुए हैं, अमन बताइए कि एनर्जी सेविंग कहाँ होती है, स्टोरेज या सेविंग, हाँ, एटीपी के फॉर्म में। किस फॉर्म में, एटीपी फॉर्म में, ठीक है। एटीपी फॉर्म में एनर्जी का सेव, इसको देखना थोड़ा सा क्या गड़बड़ हुआ है ना, अभी नहीं, क्लास के बाद देखना कि क्या गड़बड़ हुआ, ठीक है। एनर्जी स्टोर होती है, ठीक है। जब ग्लूकोज का जमाव हमारे शरीर में ज़्यादा होने लगता है, शुगर हो जाता है, लेकिन एक ऐसा फॉर्मेट भी होता है जब वो शुगर नहीं कहलाता है, एक मात्रा हमारे बॉडी में सेव रहती है गैलेक्टोज के रूप में। किस रूप में, गैलेक्टोज के रूप में भी सेव रहती है, ठीक है। तो ये सेविंग करता है। इसके अलावा ये क्या करते हैं, बहुत सारे जो हमारे मैक्रो मॉलिक्यूल होते हैं उनको बनाने का काम करते हैं ग्लूकोज, है ना। तो बिल्डिंग मैक्रो मॉलिक्यूल, अरे इन्हीं से तो प्रोटीन बनेगा ना, तो उनको बनाने का काम तो करेंगे ना। इनसे तो कार्बोहाइड्रेट से ही तो हमें क्या मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट से CHO मिलेगा, ठीक है। तो जैसे ग्लाइकोलिपिड का निर्माण, ग्लाइकोलिपिड जैसे मॉलिक्यूल हो गए, गैलेक्टोज हो गए, है ना, तो इन्हीं से बनता है। तो हमारे शरीर में ग्लाइकोलिपिड का सेव होता है, और ग्लाइकोलिपिड बनाने का काम कौन करेगा, कार्बोहाइड्रेट करेगा, ठीक है। और जब प्रोटीन निर्माण के लिए CHO की ज़रूरत पड़ेगी तो CHO के माध्यम से प्रोटीन फॉर्मेशन हेतु हमें क्या उपलब्ध कराएंगे, CHO भी ये उपलब्ध कराएंगे, ठीक है। अर्थात कार्बोहाइड्रेट्स के माध्यम से ही बॉडी में क्या होता है, प्रोटीन का ब्रेक डाउन होता है, ठीक है। इसके अलावा लिपिड
और क्या काम हो सकता है, लिपिड मेटाबॉलिज्म में काम करते हैं ये, जैसे ग्लाइकोलिपिड बना करके लिपिड को पचाने में काम करते हैं, लिपिड को बनाने चयापचय संबंधी क्रियाओं में काम आते हैं। तो लिपिड मेटाबॉलिक क्रियाएं भी, लिपिड मेटाबॉलिक क्रियाएं भी करते हैं ग्लूकोज। बन जाएगा भाई, बन जाएगा, है ना। तो 4-5 कार्य इस प्रकार से पूछा जाएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। एनर्जी, देखो ग्लूकोज बॉडी में स्टोर होता है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ग्लाइकोजन के रूप में। किस रूप में? तो ग्लाइकोजन का निर्माण भी किससे होगा? इन्हीं से होगा। और ग्लाइकोजन भी अपने आप में एक स्टोर एनर्जी है। किस प्रकार की एनर्जी है? स्टोर एनर्जी। हाँ, बस इसका एक दुष्प्रभाव ये है कि जब ग्लाइकोजन हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा यूज नहीं होता तो वो ब्लड में इसकी अतिरिक्त मात्रा हो जाती है। कहाँ? ब्लड में अतिरिक्त मात्रा हो जाती है। तो ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनाने का कार्य जो होता है वो हमारे बॉडी में होता है, ग्लाइकोजन सेव होता है, लेकिन जब इसका इस्तेमाल नहीं होता तो ये हमें कहाँ दिखने लगता है? ब्लड में दिखने लगता है। और इस स्थिति में क्या हो जाता है? हमें शुगर, इसी स्थिति में क्या हो जाता है? शुगर या डायबिटीज। तो डायबिटीज हो जाता है, ठीक है। तो हमारा ग्लूकोज ग्लाइकोजन में तो बदल गया, ठीक है, और ज़्यादा मात्रा में स्टोर हो गया। तो ये कहाँ दिखने लगेगा? ब्लड शुगर में, है ना, शुगर में दिखने लगेगा। तो इस स्थिति को हम लोग क्या कहेंगे? क्या कहेंगे भाई? डायबिटीज कहेंगे, ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ थोड़ा सा ध्यान देना है कि ग्लूकोज ग्लाइकोजन के रूप में रूपांतरित होता है, और जब रूपांतरित ना हो पाए, ये इसको ऐसे ले लेते हैं, जब रूपांतरित नहीं हो पाता तो बॉडी में जाता है, ठीक है। ये थोड़ा सा यहाँ पे मैं उल्टा बोल गया था। जब ग्लूकोज ग्लाइकोजन में रूपांतरित नहीं हो पाता तो ब्लड शुगर के रूप में हमारे ब्लड में दिखने लगता है। तो ग्लूकोज ग्लाइकोजन में रूपांतरित होगा तो स्टोर एनर्जी का काम करेगा, नहीं होगा रूपांतरित तो कहाँ चला जाएगा? वो ब्लड में चला जाएगा, और हमको क्या हो जाएगा? डायबिटीज हो जाएगा। और रूपांतरित क्यों नहीं हो पाता? तो रूपांतरित इसलिए नहीं हो पाता कि हमारी जो शुगर वाला क्या होता है उसका हार्मोन को, इंसुलिन, हमारा जो इंसुलिन होता है तो इंसुलिन की मात्रा कम हो जाती है। तो जब इंसुलिन की मात्रा कम हो जाएगी तो ग्लूकोज का जो फॉर्मेशन है ग्लाइकोजन के रूप में जो होता है वो नहीं हो पाएगा, स्टोरेज नहीं हो पाएगा। तो इंसुलिन की कमी से डायबिटीज क्यों हो जाता है? ये भी ये इसका हमारे शरीर में, जब हम लोग कार्बोहाइड्रेट पढ़ रहे हैं तो कार्बोहाइड्रेट के कुछ नुकसान होते हैं, वो पढ़ा रहे हैं अभी, ठीक है। तो ग्लूकोज जब ग्लाइकोजन में चेंज नहीं हो पाएगा, किसकी कमी से? इंसुलिन की कमी से। तो इंसुलिन की मात्रा कम होने से ग्लूकोज ग्लाइकोजन में बदलने की बजाय कहाँ पहुँच जाता है? ब्लड में पहुँच जाता है। तो इस स्थिति को क्या बोलते हैं? डायबिटीज। फिर जब इंसुलिन के इंजेक्शन लगाते हैं तो क्या होता है? इंसुलिन के जब इंजेक्शन लगाते हैं तो ग्लूकोज दोबारा से किस में परिवर्तित होना शुरू हो जाता है? ग्लाइकोजन के रूप में। तो ऐसे व्यक्ति, देखो, जब कभी हमें शरीर की एनर्जी की ज़रूरत होती है तो हमारा ग्लूकोज टूटेगा तो हमें एनर्जी मिलेगी। बात सही कि नहीं सही? ठीक। लेकिन जब हमारा ग्लूकोज टूटेगा ही नहीं, है ना, तो क्या होगा? एनर्जी बनना बंद हो जाएगी। तो ग्लूकोज, आप खाना खाएंगे तो थोड़ी देर एनर्जी रहेगी, लेकिन वो एनर्जी बाद में नहीं मिलती है, स्टोर एनर्जी हो ही नहीं पाती। स्टोर एनर्जी किस रूप में होगी? ग्लाइकोजन के रूप में। तो स्टोर एनर्जी मिल ही नहीं पाती है लोगों को, किसकी कमी से? इंसुलिन की कमी से। तो कभी आपसे कुछ दुष्प्रभाव, कमी पूछे तो एक कमी यही होती है, कार्बोहाइड्रेट के एक्सेस मात्रा लेने से, ज़्यादा मात्रा लेने से, इंसुलिन की मात्रा कम होने से हमारे शरीर में क्या हो जाता है? ब्लड शुगर बढ़ जाता है, ठीक है। क्या और कोई कमी है कार्बोहाइड्रेट की? क्या कमी आप बता सकते हैं कुछ? यदि आपको जैसे फंक्शन के अलावा यदि कुछ दुष्प्रभाव बताना हो तो एक दुष्प्रभाव तो इसका ये हो गया कि डायबिटीज, शुगर जैसे रोग हो सकते हैं। दूसरा कुछ बताना हो तो? दूसरा ऐसा कोई कमी नहीं है भाई, है ना, क्यों ज़बरदस्ती कमियां ढूंढ ढूंढ करके लाएं। पर एक तो कमी है ना, तो वो हम लोग ध्यान देंगे। तो ग्लूकोज से डायबिटीज कब होगी? जब ग्लूकोज कन्वर्ट नहीं हो पाएगा किसमें? ग्लाइकोजन में, ठीक है। और ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होने के लिए क्या चाहिए? इंसुलिन हार्मोन चाहिए। इंसुलिन कहाँ से निकलता है? पैंक्रियाज से। पैंक्रियाज की बीटा सेल समूह से निकलता है, ठीक है। तो वो नहीं मिलेगा तो क्या होगा? हमारा ग्लूकोज की मात्रा रक्त में बढ़ती जाएगी। चलो प्रोटीन देखते हैं। हो गया कार्बोहाइड्रेट समाप्त। प्रोटीन,
प्रोटीन मीन्स सी के साथ एच रहेगा ही, ओ रहेगा और साथ में क्या रहेगा, एन रहेगा, नन रहेगा। तो प्रोटीन की एक डिफिनीशन लिख लीजिए एक लाइन में। प्रोटीन त्रिआयामी, त्रिआयामी मतलब ट्राई डायमेंशनल, ट्राई डायमेंशनल, ट्राई डायमेंशनल कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के अणु होते हैं। अणु होते हैं जो मानव शरीर के लिए या जैविक शरीर के लिए, कुछ भी लिख सकते हैं, मानव शरीर के लिए वृद्धि और विकास का कार्य करते हैं। ठीक है, आगे दूसरी परिभाषा लिखिए। बायोकेमिस्ट्री में प्रोटीन पेप्टाइड बॉन्ड से, पेप्टाइड कौन से बॉन्ड इंपॉर्टेंट है, पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े अमीनो एसिड के समूह होते हैं। अमीनो एसिड के समूह होते हैं। ठीक है, आगे लिखना है लगभग 20 या उससे ज़्यादा अमीनो एसिड, 20 या मोर, 20 या उससे ज़्यादा अमीनो एसिड मिलकर प्रोटीन के एक अणु का निर्माण करते हैं। ये अंडरलाइन कर लीजिएगा। ठीक है, तो दो तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट है। प्रोटीन एक प्रकार का हम लोग समझ लेते हैं कि पॉलीमर है। क्या है ये, पॉलीमर है, अर्थात कई अणुओं से मिलकर बना होता है। तो प्रोटीन का मोनोमर क्या हुआ, प्रोटीन का मोनोमर हुआ अमाइनो एसिड। क्या हुआ, अमाइनो एसिड। ठीक है, तो हम लोग को क्या समझना है कि प्रोटीन किससे मिलकर बनते हैं, अमीनो एसिड से। अमीनो एसिड क्या है, तो अमीनो एसिड क्या एक ही अमीनो एसिड से प्रोटीन बन जाएगा, तो नहीं। तो अमीनो एसिड कितने, मिनिमम 20 होने चाहिए। और 20 अमीनो एसिड किससे जुड़ेंगे आपस में, पेप्टाइड बॉन्ड से, है ना। पेप्टाइड बॉन्ड जब एक अमीनो एसिड को दूसरे अमीनो एसिड से जोड़ेगा तो इसको एक पेप्टाइड बॉन्ड, फिर दूसरा तीसरा से जोड़ेगा, तो ये एक तरीके से पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, तो क्या प्रोटीन में पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड पाए जाते हैं, तो संरचना में आपसे पूछेगा तो हाँ, इसमें पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड पाए जाते हैं। तो ये पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड से आपस में जुड़े होते हैं। ठीक है, यदि हम लोग स्ट्रक्चर देखें प्रोटीन का, डेफिनेशन क्लियर हो गई। डेफिनेशन से हम लोग क्या समझे, ये ऑर्गेनिक मटेरियल है कि इनऑर्गेनिक मटेरियल है, तो ये एक प्रकार का ऑर्गेनिक मटेरियल है। क्या ये जीवों में बनता है, पौधों में बनता है, या केमिकली कहीं पृथ्वी की धरातल पे पाया जाता है, नहीं पाया कहाँ जाएगा भाई, कहाँ बनाएगा। हाँ, जैसे कहा जाए कि क्या प्रोटीन कंपाउंड के तौर पर बिना जैविक सोर्स के मिल सकता है, नहीं मिल सकता। तो बिना जैविक सोर्स के नहीं मिल सकता। इसका मतलब प्रोटीन हमें चट्टानों में नहीं मिलेगी, प्रोटीन हमें पृथ्वी में नहीं, ऐसे बिना ऑर्गेनिक सोर्स के नहीं मिलेगी। तो क्यों नहीं मिलेगी भाई, वो इसलिए नहीं मिलेगी कि हमारा जो अमाइनो एसिड है, अमाइनो एसिड हाँ लैब में बना सकते हैं, लैब में हम इसको केमिकली बना सकते हैं, फॉर्मेट कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रोटीन का जो अमाइनो एसिड है, अमाइनो एसिड के साथ अमाइनो एसिड जुड़ करके जो प्रोटीन बनाने की घटना है वो केवल ऑर्गेनिक क्रिया है, अर्थात वो बायोकेमिकल रिएक्शन है। कैसी रिएक्शन है, बायोकेमिकल रिएक्शन है। तो प्रोटीन का निर्माण बायोकेमिकल रिएक्शन के माध्यम से ही हो सकता है। और बायोकेमिकल रिएक्शन कहाँ होगा, किसी न किसी जीव के शरीर के अंदर होगा, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो। तो प्लांट सोर्स से मिल सकता है, एनिमल सोर्स से मिल सकता है, दोनों सोर्स से मिल सकता है, लेकिन ये रॉक्स में नहीं पाया जाएगा, अर्थात ये भू रासायनिक क्रिया से नहीं बनेगा प्रोटीन। ठीक है, अर्थात ये समझना है आपको कि प्रोटीन एक ऑर्गेनिक मटेरियल है। कैसा मटेरियल है, ऑर्गेनिक मटेरियल है। ठीक है, कार्बन है ही है, और कार्बन होने का मतलब ही है कि ये जैविक है। कार्बन
हमें बिना जीव के नहीं मिल सकता। यदि पूरे सृष्टि में हम लोग देखें तो दो प्रकार के मटेरियल होते हैं, एक कार्बन के बिना, एक कार्बन के साथ। कार्बन के बिना जितने मटेरियल हैं उनके लिए जीवन या जीव की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो कार्बन के साथ मटेरियल हैं वो सब कहीं ना कहीं जीव से प्रभावित हैं। किससे प्रभावित हैं? जीव से प्रभावित है। अर्थात जैसे कोयला, कोयले की रॉक्स होती है, तो कोयले की रॉक से क्या कोई अलग चट्टान है कि जैविक चट्टान है? जैविक चट्टान है। अब सबसे प्राचीन कार्बन हमें मिल सकता है, वो कहाँ मिल सकता है? कोयले की रॉक्स में मिल सकता है, और वो भी किससे बने? कार्बोनिफेरस में बड़े बड़े प्लांटों से बने हैं, बड़े बड़े प्लांट से बने हैं। तो जब भी कभी कार्बन की बात आएगी तो जितने तत्वों में कार्बन होगा वो ऑलरेडी क्या हो जाएंगी? ऑलरेडी वो ऑर्गेनिक मटेरियल हो जाएंगे। तो प्रोटीन इज अ ऑर्गेनिक मटेरियल बन जाएगा। ठीक है, देखो इसके स्ट्रक्चर की बात करें हम लोग प्रोटीन के, तो 3 प्रकार के स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। प्रोटीन का बेसिकली 3 प्रकार का स्ट्रक्चर पाया जाता है। एक प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन का, तो प्राइमरी स्ट्रक्चर, प्राथमिक संरचना, जो कि लीनियर होता है। लीनियर सीक्वेंस में अमीनो एसिड आपस में जुड़ जाते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं कि लीनियर सीक्वेंस में अमीनो एसिड आपस में जुड़ जाते हैं। ठीक है, दूसरा हमारा जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है अमीनो एसिड का, जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन का, तो उसमें कम से कम 3 डायमेंशन होगा अमीनो एसिड का। तो इसमें 3D फॉर्मेट में जुड़ते हैं। किसमें? 3D फॉर्मेट बनाते हैं अमीनो एसिड। तो अमीनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड से सेकेंडरी स्ट्रक्चर में जुड़ेंगे, सत्य है, लेकिन किस रूप में जुड़ेंगे? किस रूप में? एक मिनट 3D इसमें नहीं बनेगा, इसमें 2D स्ट्रक्चर बनेगा। कैसा स्ट्रक्चर बनेगा? 3D आगे बनेगा। ठीक है, 2D स्ट्रक्चर बनेगा। इसमें जो स्ट्रक्चर बनाते हैं इसको अल्फा हेलिकल्स, 2 प्रकार के स्ट्रक्चर बनता है, एक अल्फा हेलिकल्स और दूसरा बीटा हेलिकल्स। तो 2 प्रकार के स्ट्रक्चर्स में बनाते हैं प्रोटीन आपस में जुड़ करके, तो बीटा शीट और अल्फा हेलिकल्स। तो आपसे प्रश्न पूछा जाए कि जो बीटा शीट्स होते हैं या अल्फा हेलिकल्स जो प्रोटीन होते हैं तो किस प्रकार के स्ट्रक्चर के होते हैं? सेकेंडरी। और तीसरा होता है टर्शरी या तृतीयक या 3D। तो जो हमारे टर्शरी प्रोटीन होते हैं स्ट्रक्चर में, है ना, ये प्रकार भी है स्ट्रक्चर भी है। तो इनका जो प्रकार होता है वो जनरली कैसा होता है? 3D। किससे जुड़ते हैं? पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड तो बनेगा, लेकिन जो शेप बनेगा वो कैसा बनेगा? 3D बनेगा। तो एक ये सिंगल पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड से सभी एमिनो एसिड जुड़ते हैं। सिंगल पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड से ये तीनों अमीनो एसिड जुड़ते हैं इससे। ठीक है, और एक होता है चतुर्थक भी होता है, क्वाटरनरी भी होता है। तो क्वाटरनरी अरेंजमेंट क्या होता है? ये तीनों स्ट्रक्चर लिख लीजिए प्राइमरी, और इसका एग्जांपल याद रखिएगा। कोई लीनियर सीक्वेंस में जब अमीनो एसिड आपस में जुड़ेंगे तो पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ करके, एक सिंपल पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ करके क्या करेंगे? प्राइमरी स्ट्रक्चर के अमीनो एसिड सरल प्रोटीन का निर्माण करेंगे। ठीक है, जब सेकेंडरी होगा तो ये 2D फैक्टर होगा, इसमें 2D फॉर्मेशन होगा। अमीनो एसिड इसमें अल्फा हेलिकल्स और बीटा शीट के माध्यम से थोड़ा जटिल प्रोटीन बनाने का कार्य करेंगे। टर्सरी होगा तो 3D होगा, सिंगल पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड से इसमें जुड़ेंगे। ठीक है, समझ गए? और जब बहुत सारे पॉलीपेप्टाइड चेन आपस में सब यूनिट्स बहुत सारी पॉलीपेप्टाइड की जुड़ जाती है तो क्वाटरनरी पॉलीपेप्टाइड जुड़ते हैं। तो इसमें बहुत सारे कई अरेंजमेंट होते हैं पॉलीपेप्टाइड के। गुड मॉर्निंग सर, पॉलिटिकल साइंस इंटरव्यू। अरे अभी मैं पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड पढ़ा रहा हूँ भाई, पॉलिटिकल साइंस शाम को। ठीक, हाँ, पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड पढ़ लीजिए थोड़ा सा। ठीक, मैं कहीं भी रहूँ मुझसे ये सवाल ज़रूर पूछा जाता है, चाहे मैं हिस्ट्री पढ़ाऊँ, हिस्ट्री तो पढ़ा नहीं रहा हूँ, पॉलिटिकल साइंस। हाँ, गुड मॉर्निंग सर, पॉलिटिकल साइंस इंटरव्यू। पॉलिटिकल साइंस इंटरव्यू होगा सितंबर में। ठीक है, हाँ, सितंबर में होगा। तो यदि हम लोग देखें तो टर्सनरी या क्वाटरनरी ये क्या होते हैं? ये बहुत सारे पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े हुए अमीनो एसिड होते हैं। ठीक है, बन जाएगा। तो ये प्रकार भी है इनके, है ना, और ये इनका क्या है? टाइप्स भी है और स्ट्रक्चर भी है। ठीक है,
अब थोड़ा सा अमीनो एसिड के बारे में नोट करिए एक लाइन में, क्योंकि अमीनो एसिड भी पूछा जा सकता है आपसे। फिर मैं थोड़ी सी किताब दिखाना चाहूँगा जो तैयार हुई है। एक अमीनो एसिड क्या है, थोड़ा, चूँकि अमीनो एसिड इसका तब तक आपको स्ट्रक्चर अच्छे से क्लियर नहीं होगा जब तक आप अमीनो एसिड नहीं समझेंगे, है ना। अमीनो एसिड, तो अमीनो एसिड क्या है, ये एक एसिड ही है, ठीक है। तो एक लाइन में लिखा जाए, अमीनो एसिड कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ठीक है, चारों लिखे, से मिलकर बने ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, जो क्या लिखते हैं, जो अमीनो ग्रुप से कार्बोक्सिल जो अमीनो ग्रुप एवं कार्बोक्सिल ग्रुप, अमीनो ग्रुप जिसको हम लोग NH2 ग्रुप कहते हैं, अमीनो ग्रुप एवं कार्बोक्सिल ग्रुप के मिलने से बनते हैं। ये अमीनो ग्रुप और कार्बोक्सिल ग्रुप से के मिलने से बनते हैं, ठीक है। लिखिए, थोड़ा सा लिखिए, अमीनो एसिड मूलतः प्रोटीन के कंपाउंड के रूप में, ऐसा लिख लीजिए, प्रोटीन के कंपाउंड के रूप में पाए जाते हैं, किंतु ये पृथक रूप से भी, स्वतंत्र रूप से भी मिल सकते हैं। तो ये दो ग्रुप होते हैं, अर्थात अमीनो एसिड में दो फंक्शनल ग्रुप होते हैं, ठीक है। एक फंक्शनल ग्रुप NH2 होता है जिसको हम लोग अमीनो ग्रुप ही बोलते हैं, और दूसरा ग्रुप क्या होता है, कार्बोक्सिल ग्रुप। कौन सा ग्रुप, तो कार्बोक्सिल ग्रुप, ठीक है। तो इसका मतलब प्रोटीन जब बनेगा तो ये दोनों ग्रुप होंगे, क्लियर है। तो अमीनो एसिड यदि हम लोग देखें तो दो प्रकार के ग्रुपों से बना हुआ एक एसिड होता है। अब देखो, जब एसिड की बात होगी तो उसमें ये पाया ही जाएगा, ठीक है। एसिड या तो COOH है ना, या तो CHO, ये दोनों एसिड का फॉर्मेशन करते ही है। तो ये कार्बोक्सिल एसिड है, मूलतः अमीनो एसिड कौन सा एसिड है, मूलतः कार्बोक्सिल एसिड है। तो जब कार्बोक्सिल एसिड के साथ अमीनो ग्रुप बन जाता है या जुड़ जाता है तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, कार्बोक्सिल ग्रुप बोल देते हैं। और बेसिकली इसमें क्या है, हाइड्रोजन है, कार्बन है, ऑक्सीजन है और नाइट्रोजन है, बस इतनी सी चीज़ होती है, ठीक है। तो प्रकृति में बहुत सारे अमीनो एसिड पाए जाते हैं, लेकिन कहाँ, पेड़ पौधों पत्तियों में पाए जाएंगे, जड़ों में पाए जाएंगे, तनों में पाए जाएंगे, अर्थात कहीं भी पाए जाएंगे। ये पाए जाएंगे किसमें, जीवों में, किसमें, जीवों में पाए जाएंगे, ठीक है। अब देखो, यदि हम लोग इसका वैज्ञानिक नाम लिखें कि इसको क्या कहेंगे, तो इसको क्या बोला जाता है, कार्बोक्सिल को जनरली बोला जाता है प्रोपोनोइक एसिड। क्या बोला जाता है, प्रोपोनोइक एसिड। और ये इसके साथ जुड़ा क्या है, अमीनो, तो इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, अमीनो प्रोपोनोइक एसिड, ठीक है। हाँ, तो इसको कई बार हम लोग लिख सकते हैं कि अमीनो प्रोपोनोइक एसिड भी इसको कहा जाता है, ठीक है। बाकी का कल पढ़ेंगे। अभी एक चीज़ पढ़ते हैं, थोड़ा सा, एक किताब है जो तैयार हुई है, उसका एक लुकअप दिखाना है, वो मैं दिखा देता हूँ। प्रोटीन के कार्य, जनरली यदि इसमें कार्य की बात करें, थोड़ी सी संरचना इसमें बहुत ज़्यादा पूछेगा नहीं आपके सिलेबस में, बस इतना ही पूछेगा जो ये बना है, ठीक है। और बॉन्ड पूछेगा, ये तय है, बॉन्ड के बारे में पूछा जाता है परीक्षा में कि कौन से बॉन्ड से जुड़ते हैं, मिलते हैं, ठीक।
तो वो आप तैयार कर लेंगे। रही बात कार्य के, तो प्रोटीन के कार्य वगैरह हम लोग कल देखते हैं। ये थोड़ा सा इसमें जल्दी करना पड़ेगा मुझे। देखो कुछ चीज़ें तो नोट्स से भी पढ़नी पड़ेगी, और नोट्स आपकी तैयार हो रही है और होने को है। कुछ काम हो गया है, कुछ होना बाकी है, वो मैं दिखाना चाह रहा था। देखो ये हमारी संस्था की किताब आ रही है, बहुत शानदार, एकदम प्रीमियम किताब एफएसओ के लिए, जिसका फर्स्ट लुक दिखाया जा रहा है फिलहाल यहाँ। इस किताब की कुछ खासियत है, उस खासियत में सबसे पहली खासियत ये है, किताबें तो बहुत सारी हैं, पहली खासियत तो ये है कि फ़िलहाल ये अभी हिंदी में है, इंग्लिश में नहीं, सॉरी इंग्लिश में है, हिंदी में थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। दूसरी खासियत ये है इस किताब की कि यह किताब सरल इंग्लिश भाषा में लिखी गई है, तो हिंदी मीडियम वाले भी आसानी से पढ़ पाएंगे। तीसरी खासियत ये है कि क्लास की ज़रूरत के हिसाब से किताब लिखी गई है, ना कि ये किताब के लिए किताब लिखी गई है। किताब के लिए किताब कोई लिखता है तो क्या करेगा, बुक बनानी है। छात्रों की मनोदशा को समझते हुए पढ़ते हुए लगेगा कि जैसे आप लेक्चर अटेंड कर रहे हो, तो उस हिसाब से पहले या लेक्चर होता है, फिर लेक्चर के हिसाब से बुक बनाई जाती है, ठीक। इसमें शामिल क्या क्या है, ये किताब जल्दी ही आपको देखने को मिलेगी। कंप्रहेंसिव कंटेंट फॉर ऑल 10 यूनिट्स, पेपर सेकंड के लिए सभी 10 यूनिट का कॉम्प्रहेंसिव कंटेंट इसमें है। दूसरा, कवरिंग ऑल पॉइंट ऑफ सिलेबस, सिलेबस के सारे बिंदु इसमें शामिल किए गए हैं। एक छोटा छोटा बिंदु, जैसे लिखा है फंक्शन ऑफ प्रोटीन, तो प्रोटीन के कार्य, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, तो इस प्रोटीन के स्ट्रक्चर, एक एक बिंदु को शामिल किया गया है। मेमोरी इमेज दिया गया है, फ्लो चार्ट दिया गया है, बुलेट्स दिया गया है। इम्पोर्टेंट फैक्ट, एमसीक्यू, लास्ट में हर एक टॉपिक के 20-20, 25-25 आपको क्या मिल जाएंगे, इंटायर टॉपिक के आपको एमसीक्यू मिल जाएंगे। जैसे हमने लिखा कि इंट्रोडक्शन ऑफ फूड साइंस, तो इंट्रोडक्शन ऑफ फूड साइंस से आपको 25 एमसीक्यू मिल जाएंगे इस किताब में, ठीक है। फिर उसके बाद लास्ट में ग्लोसरी मिलेगी। ग्लोसरी में मतलब फूड साइंस या जितने भी टॉपिक जुड़े हैं उन सबसे संबंधित इसमें शब्दावलियों की परिभाषा रहेगी। एमसीक्यू और पीवाईक्यू भी इसके साथ ऐड किए जाएंगे। इस किताब को पूरा, अब चूँकि मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैंने ही कोशिश की है कि थोड़ा तैयार किया जाए इसको, और ये तैयार हो रही है। बेसिकली इसी एग्ज़ाम के लिए बनाई जा रही है, तो कुछ दिखाने लायक चीज़ें बन गई हैं। तो ये सभी, इसका लुक भी हमने वैसे दिया जैसे पढ़ते समय लगे कि फूड साइंस की किताब है ना, फूड साइंस की किताब है। तो ये है इंट्रोडक्शन टू बेसिक फूड साइंस, फूड, ये सारे जितनी 10 यूनिट्स हैं वो 10 यूनिट्स के नाम लिखे हैं लास्ट में, है ना। और मेन बात आपको जहाँ से मज़ा आएगी वो ये है, जब हम फर्स्ट यूनिट की शुरुआत करेंगे तो लास्ट में इस किताब से मैं रिवाइज़ करा दूंगा पूरी क्लास, ठीक है, जब तैयार हो जाएगी। तो अभी तो जो पढ़ रहे हैं वही शामिल कर रहे हैं। तो जैसे एक एक चैप्टर लिखा है ना, लिखा है क्या, हिस्ट्री ऑफ फूड एंड इट्स प्रिजर्वेशन, तो इससे रिलेटेड कंटेंट रहेगा। ट्रेडिशनल फूड एंड दियर इम्पोर्टेंट, और उसके अंतर्गत ये 3 सब टॉपिक है, तो उससे रिलेटेड सारी चीज़ें मिलेंगी। फूड कॉन्स्टिट्यूट, जैसे अभी हम लोग पढ़ रहे हैं तो अभी तो फूड कॉन्स्टिट्यूट के बारे में, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स, एंजाइम, केमिकल स्ट्रक्चर और इनका क्लासिफिकेशन एंड फंक्शन, तो ये मिल जाएगा, ठीक है। इसके साथ हर एक बुलेट पर, यदि कोलाइड्स लिखा है तो कोलाइड्स के बारे में कुछ ना कुछ, केमिकल लिखा है तो केमिकल, और फिर कोलाइड, केमिकल सब मिलाकर ये क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ फूड के अंतर्गत रखे गए हैं। तो प्रॉपर्टी ऑफ फूड के अंतर्गत ये आपको सारे एमसीक्यू भी मिल जाएंगे। जब आप किताब पढ़ना शुरू करेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे आप क्लास में बैठे हैं। ये सामान्य वो किताब नहीं है जो किताब लोग कंटेंट राइटर से बनवा करके दे देते हैं और बनी मिल जाती है आपको। इस किताब का नेचर ये है, कॉन्सेप्ट ऑफ फूड, जैसा कि सबसे पहले मैं क्लास में पढ़ाया भी था, कॉन्सेप्ट ऑफ फूड, फूड होता क्या है, फूड की डिफिनेशन क्या है, सोर्स क्या है, यूटिलिटी क्या है, और इसका क्लासिफिकेशन क्या है, ठीक। फिर इसके बाद यदि फूड डिफिनेशन, तो ऐसे कुछ शब्द जैसे डू यू नो व्हाट इज़ फूड, लेट मी टेल, जब आप ये सेंटेंस किताब में पढ़ते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि आप किताब नहीं पढ़ रहे हो, बल्कि आप क्या कर रहे हो, आप क्लास में बैठे हो, ठीक है। तो ये रहेगा। अब फूड की डिफिनेशन, WHO की फूड की डिफिनेशन, फूड के अंतर्गत कितने प्रकार के क्या फूड में भी एज रॉ, सेमी प्रोसेस्ड, प्रोसेस्ड, इस प्रकार के पूरे आपको ये फ्लो चार्ट दिए गए हैं।
साथ में जब जैसे किसी ऑर्गेनाइजेशन या संस्था की बात आएगी तो साइड में उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी लिख दिया गया है। WHO तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका नाम होता है, कब गठित हुआ, इसका मुख्यालय कहाँ, ये भी पूछा जा सकता है। फिर ऐसे ही पढ़ाते समय भी मैंने ऐसे ही बताया था कि ये साइड में हम लोग पढ़ते पढ़ते ये भी पढ़ लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद कुछ ऐसे सवाल, आस्क योर सेल्फ, इट इज एवरी एडिबल सब्सटेंस इज फूड। तो हम लोग चर्चा करते रहते हैं, तो इसमें हमने गुरु हिंट्स ऐसे करके कुछ गुरु हिंट्स आपको मिलेगा, जैसे फूड इज डिफाइंड एज अ एडिबल स्ट्रक्चर सब्सटेंस दैट प्रोवाइड न्यूट्रिएंट एनर्जी एंड इट इज सेफ एंड बेनिफिशियल फॉर बॉडी। तो ऐसी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलने वाली है। फूड फॉर्मेट में इस प्रकार से आपको एग्जाम्पल के साथ ये मिल जाएगा, ठीक है। अब जैसे ये थोड़ा सा इधर व्यवस्थित होना था, इधर आ गया है। अब आया FAO के अनुसार परिभाषा, तो यहाँ पे FAO के बारे में लिख दिया गया, ठीक है। सब प्रकार से यहाँ पे आपको पूरा टॉपिक, एक एक टॉपिक मिल जाएगा। ये इतना लगभग 25-30 पेज बने हैं, तो ये पहले टॉपिक का पहले बुलेट का तैयार हुआ है, ठीक है। अभी आपको स्ट्रक्चर हमने बना दिया इस प्रकार से। अब इसमें सारे सोर्सेज जल्दी जल्दी आपके रेफरेंस बुक से लाए गए, उठाए गए। अब जैसे ये लिखा है फूड सोर्स डिस्क्रिप्शन विथ एग्जाम्पल, तो ये क्या हो गया, फूड सोर्स हो गया। प्लांट सोर्स, एनिमल सोर्स, फंगल सोर्स, माइक्रोबियल सोर्स, मिनरल सोर्स, 5 प्रकार के फूड सोर्स होते हैं। वहाँ से हम क्या प्राप्त करते हैं, क्या एग्जाम्पल उनके हैं, ये यहाँ पे आपको इस प्रकार से देखने को मिल जाएगा, ठीक है। हाँ, तो एक व्यवस्थित किताब जो कि फूड साइंस की मिल नहीं रही थी किसी को, तो हमने प्रयास किया है, और ये बहुत जल्दी ही, हालांकि इसमें अभी 10-15 दिन तो लग जाएंगे, लेकिन जैसे जैसे चैप्टर होता जाएगा वो मैं आप लोग के लिए, आपके लिए तो उपलब्ध करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको एक बार क्या करना है, क्लास के बाद इसको रिवाइज कर लेना है। रिवाइज करेंगे तो पूरी क्लास एक बार फिर से आपको रिवाइज हो जाएगी। फिर जब पूरे यूनिट्स की किताब बन जाएगी तो इसके साथ एक मैराथन क्लास कर लेंगे, पूरी किताब रिवाइज हो जाएगी, हर चीज़ तो पूरा तैयार हो जाएगा, ठीक है। क्लियर, ओके, ऑल क्लियर। अब देखो, इसमें जितने भी डायमेंशन हमें लेना था, जो हम लोग पढ़ रहे थे, हिस्ट्री ऑफ प्रिमिटिव ह्यूमन फूड प्रिजर्वेशन, ठीक। तो जब फूड प्रिजर्वेशन की हिस्ट्री की बात आती है तो हम लोगों ने क्या किया, पूरी हिस्ट्री देखी। तो जैसा जैसा हिस्ट्री हम लोग पढ़ रहे थे, जैसे नेचुरल प्रिजर्वेशन प्री हिस्टोरिक टाइम का, वो लिख दिया। फिर होमोसेपियंस फूड बिहेवियर आफ्टर सिविलाइजेशन, तो जितने सिविलाइजेशन हम लोगों ने क्लास में पढ़े थे, क्या कौन कौन से सिविलाइजेशन पढ़े थे, वो सारे सिविलाइजेशन इसमें आ गए हैं, नीचे लिखा है। और उन सारे सिविलाइजेशन का देखो, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन उस समय क्या क्या फूड इस्तेमाल करते थे और उसका प्रिजर्वेशन कैसे करते थे, ठीक है। इंडस वैली सिविलाइजेशन, एंशियंट चाइनीज सिविलाइजेशन, ठीक। ये क्या है, मेसो अमेरिकन सिविलाइजेशन, एंशियंट ग्रीक सिविलाइजेशन, रोमन सिविलाइजेशन, इंका सिविलाइजेशन, यूरोपियन रेंसा, जापानीज फूड जितने होते हैं, तो उनके थोड़ा थोड़ा फूड प्रिजर्वेशन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। इंडस्ट्रियल एरिया में क्या हुआ, मॉडर्न ग्लोबलाइजेशन या 21वीं सदी में क्या हुआ, फूड प्रिजर्वेशन इन वेरियस एंशियंट सिविलाइजेशन में ये लिख दिया गया है। तो जो देखो, बहुत सारी चीज़ें अभी भी हम लोग क्या कर रहे हैं, फूड प्रिजर्वेशन के तौर पर वही तकनीकी इस्तेमाल कर रहे हैं जो किसी न किसी कल्चर पे हुआ है। फिर इसको एक सिंपल फॉर्मेट में इस प्रकार से रिवीजन के लिए भी तैयार कर दिया गया है कि प्री हिस्टोरिक एज में प्रिजर्वेशन मेथड क्या थी और एग्जाम्पल क्या है। तो नेचुरल ड्राइंग, सन ड्राइंग, है ना, ये थोड़ा सा ये अभी वो हो गया है PDF बनाने में। बरीइंग इन स्नो एंड सैंड, फूड को बर्फ़ के नीचे दबा देते थे या बालू के नीचे, सैंड के नीचे दबा देते थे, ये भी प्रिजर्वेशन का तरीका था। जैसे मान लीजिए कोई पदार्थ आए, वो बहुत दिनों तक सड़े ना, इसके लिए बर्फ़ के नीचे, तो कहीं ना कहीं कोल्ड प्रिजर्वेशन तब भी था, है ना। हाँ, ग्रीक एंड रोमन एरा में विनेगर का इस्तेमाल, तो आपसे पूछा जा सकता है कि विनेगर फर्स्ट टाइम कहाँ, किस सभ्यता में इस्तेमाल किया, तो ग्रीक एंड रोमन एरा में। तो एक एक लाइन में इस प्रकार से आपको ये पढ़ने को मिल जाएगा, ठीक है। और अभी इसमें जितनी बात हुई, जैसे हम लोग अभी 20वीं शताब्दी में जो कुछ हुआ, जैसे चर्चा कर रहे थे कि कैनिंग का विकास हुआ, ठीक है। तो कॉमर्शियल रिफ्रिजरेशन आया, कैनिंग वाला इधर है शायद, हाँ ये कैनिंग, निकोलस अपट ने कैनिंग व्यवस्था की। टिन कैंस, पीटर ड्यूरेंड ने टिन बनाया, पीटर ड्यूरेंड ने टिन के कैन बनाए, ठीक है। रेफ्रिजरेशन की शुरुआत हुई, पास्चराइजेशन आया, लुइस पास्चर, तो इसका ईयर के साथ लिखा हुआ है। तो और फिर हमें थोड़ा सा निकोलस अपट के बारे में लिख दिया, कभी पूछे तो, ठीक। रेफ्रिजरेशन का विकास हुआ, तो आगे देखेंगे कि ये सारे फूड प्रिजर्वेशन जो
मॉडर्न समय में विकसित हुए हैं वो हम लोगों ने यहाँ देखा था, है ना। नैनो टेक्नोलॉजी, नेचुरल प्रिजर्वेशन, बायो प्रिजर्वेशन और कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट बुलेट। तो ये इम्पोर्टेंट बुलेट रेफ्रिजरेशन के विकास से संबंधित है, ठीक है। तो इसमें से सबसे इम्पोर्टेंट हमने डिस्कस किया था कि विलियम कूलेन ने रेफ्रिजरेशन की शुरुआत की थी, तो उसके बारे में लिख दिया गया। तो ऐसे ही फिर जब हम लोग लास्ट में देखेंगे तो कुछ एग्जाम्पल के तौर पर हर एक टॉपिक से, पहला टॉपिक था हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ फूड एंड इट्स हिस्ट्री ऑफ फूड एंड इट्स प्रिजर्वेशन। तो ये एक नोट्स हो गई किसकी, हिस्ट्री ऑफ फूड एंड प्रिजर्वेशन। क्लास के बाद इसको पढ़ना आधे घंटे का काम है। कितने घंटे का काम है? केवल आधे घंटे का काम है। उसके बाद लास्ट में एक्सप्लेनेशन, ब्रीफ एक्सप्लेनेशन के साथ क्वेश्चन आंसर दे दिए गए। तो इंट्रोडक्शन नहीं, हिस्ट्री ऑफ फूड एंड इट्स प्रिजर्वेशन एक बुलेट है और उस बुलेट से आपको 25 क्वेश्चन मिल गए। तो इस प्रकार से ये आप क्वेश्चन देख लीजिए, कर लीजिए, अब आपसे बन जाएगा। जैसे मान लीजिए ऐसे लिखा है फ्रीज ड्राइंग वाज डेवलप्ड ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वार, ठीक है। तो ये ऐसे प्रश्न आया कि कब डेवलप हुआ फ्रीज का कोड, वर्ल्ड वार फर्स्ट के समय, सेकंड के समय, तो इसका आंसर भी यहाँ पे दे दिया गया। यूज टू प्रिजर्व ब्लड, प्लाज्मा एंड फूड फॉर ट्रूप्स, है ना। तो जो हमारे योद्धा थे, लड़ने वाले थे, उनके लिए पहली बार ब्लड प्लाज्मा को संरक्षित करने के लिए सेकंड वर्ल्ड वार के टाइम पर किसका इस्तेमाल किया गया? फ्रीज का इस्तेमाल किया गया, है ना। विच प्रिजर्वेशन मेथड यूजेस गामा रे, तो इरेडिएशन, रेडिएशन में गामा, अल्फा, बीटा, गामा रे इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे कुछ अच्छे वाले प्रश्न भी यहाँ पे तैयार कर दिए गए हैं, जिसको पढ़ने के बाद आपको काफ़ी संतुष्टि प्राप्त होगी, ठीक है। तो ये आपको कब उपलब्ध हो जाएगा? ये जैसे आपके लिए क्लास के लिए तो ऐसे मिल जाएगा, जैसे अभी ये बन गया है तो ये अभी दे दिया जाएगा, ठीक है। जैसे जैसे चैप्टर बनता जाएगा वैसे वैसे देते जाएंगे, पर पूरा बनने में मुझे लगता है कि 10 अगस्त तक लग जाएगा कम से कम, ठीक। और परीक्षा जो है तो संभावित है कि इस साल अभी ना हो, अगले साल होगी। तो यदि अगस्त में भी आपको ये किताब मिल जाती है तो आपकी काफ़ी हेल्प हो जाएगी इससे। क्लियर है? हाँ, तो ठीक है, आज के लिए अभी इतना ही हम लोग पढ़ते हैं। अभी इस सेशन में हम लोग को जल्दी से प्रोटीन, विटामिन्स ये सब समाप्त करके अगला टॉपिक क्या रहेगा? माइक्रोबियल ग्रोथ। ठीक है, वो भी हो जाएगा। इसमें हालांकि थोड़ा सा ब्रीफ में हम लोग कर सकते हैं, मैं थोड़ा ज़्यादा इसको डिटेल कर रहा हूँ, पर कोई बात नहीं है। प्रोटीन के स्ट्रक्चर, और अब जो बचे हैं वो ज़्यादा स्ट्रक्चर वाले नहीं हैं, उसमें फैट का ज़्यादा स्ट्रक्चर से मतलब नहीं है, एंजाइम के स्ट्रक्चर से ज़्यादा मतलब नहीं है, ठीक है। वहाँ पे मुख्य रूप से हमें कार्य ही उनका पढ़ना है, फंक्शन पढ़ना है, वो कल की क्लास में हो जाएगा, ठीक है। क्लियर? हाँ, तो ये, हाँ, इसको मैं शेयर कर दे रहा हूँ आपको। और कोई सवाल? अभी हुआ है? अच्छा, इन विच ऑफ पार्ट ऑफ द सीरियल ग्रेन प्रोटीन एंड फैट कंटेंट इज मैक्सिमम? सीरियल ग्रेन प्रोटीन, ठीक है। ये थोड़ा सा अभी पढ़ेंगे, शायद एग्रीकल्चर वाले पार्ट में आ जाए। तो ये इन्होंने पूछा है कि पौधे के कौन से भाग में, है ना, ये स्टोर होता है। तो ये तो थोड़ा सा ज़्यादा ही डीपर हो गया है कि आपको पढ़ना पड़ेगा कि किस भाग में क्या होता है। इनके सिलेबस में रहा होगा, तो ये जर्म में ही होता है, इसका आंसर जर्म होगा, ठीक है। जर्म ही आंसर है ना इसका, जर्म ही होना चाहिए। जर्म में सबसे ज़्यादा प्रोटीन वगैरह होता है। तो ये कॉमन सी बात है। जैसे देखो, जब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग स्प्राउट खाने के लिए बढ़ावा देते हैं। तो स्प्राउट क्या है? स्प्राउट इज़ अ जर्मिनेशन। तो जर्मिनेशन में ही सबसे ज़्यादा जो है तो प्रोटीन, फैट आदि हमें मिलते हैं। तो फूड का सबसे ज़्यादा जो, हालांकि अलग अलग फूड के लिए अलग अलग होता है। जैसे मैं कहूँ कि किस फल में सबसे ज़्यादा साइट्रस, तो साइट्रस एसिड तो नहीं मिल जाएगा हमें जर्म में, उसके लिए फिर हमें साइट्रस फ्रूट ही खाना पड़ेगा। लेकिन जर्म भाग में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स,
ज़्यादा होता है, फाइबर भी ज़्यादा होते हैं, तो वो जर्म उसका आंसर होगा। हाँ, एग्रीकल्चर पार्ट से है, एग्रीकल्चर पार्ट से, लेकिन फूड से जुड़ा हुआ है। अभी शायद कहीं पे होगा आपके सिलेबस में कुछ, तो ये आ जाएगा, ठीक है ना, कि पौधों के कौन से भाग को खाया जाता है और किस भाग के खाने से क्या मिलता है, ये होगा तो मिल जाएगा, ठीक है, वहाँ से जुड़ा हुआ है। ठीक, हाँ वो मैं देता हूँ।